नमस्कार, आपके अपने श्रीदेवी क्लासेज YouTube चैनल पर स्वागत है, जहां हम विज्ञान और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत हैं। आज हमारी प्लेलिस्ट क्लास 12th फिजिक्स और फिजिक्स मेड इजी में स्थिर वैद्युत के विषय के कुछ और बहुविकल्पिक प्रश्नों को करेंगे। ये सभी प्रश्न नीट, जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न हैं। शुरू करते हैं। 3 बिंदु आवेश +4q -q और +4q x अक्ष पर क्रमशः मूल बिंदु a दूरी की स्थिति और 2a दूरी की स्थिति में चित्रानुसार रखे हुए हैं। इन आवेशों की साम्यावस्था स्थिति के बारे में सही विकल्प चयन करना है। यहाँ जोड़ने वाली रेखा के ठीक बीच में दोनों किनारों के धनावेशों से विपरीत प्रकृति का ऋण आवेश सबसे छोटा 1/4 मान का रखा हुआ है। इस -q आवेश पे मूल बिंदु स्थिति के +4q आवेश का आकर्षण बल यहाँ नीले तीर से दिखाया हुआ है और 2a स्थिति पर जो 4q आवेश है वो भी इसे अपनी तरफ समान बल से आकर्षित करता है। दोनों बराबर और विपरीत आकर्षण बल परस्पर निरस्त होकर इस -q चार्ज की इस बीच की a स्थिति पर साम्यावस्था बना देते हैं। वस्तुतः ये दो समान मान के आवेशों के ठीक मध्य विद्युत उदासीन स्थिति है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है और -q आवेश पर लगने वाला परिणामी बल 0 है और यहाँ रखा हुआ -q आवेश साम्य स्थिति में रहता है। इसी प्रकार इस +4q आवेश पर बीच में रखे हुए इस छोटे -q आवेश का जिसकी दूरी दूसरे आवेश से आधी है, जो आकर्षण बल लग रहा है, उतना ही बल ये 2a स्थिति पर रखा हुआ +4q आवेश इस 4q पर प्रतिकर्षण बल बनाता है और एक बार फिर इस +4q आवेश पे अन्य दोनों आवेशों के बल बराबर और विपरीत एक साम्य स्थिति बना देते हैं। सम्मिति से यही बात हम 2a स्थिति पर रखे हुए +4q आवेश के बारे में भी कह सकते हैं। तो यहाँ तीनों आवेशों पर परिणामी बल 0 है, अतः वो तीनों साम्य स्थितियों पे है। लेकिन ये साम्य स्थिति अस्थायी साम्य स्थिति कहलाएगी, क्योंकि अगर इन आवेशों को अपनी साम्य स्थिति से अलग किया जाता है तो वो पुनः साम्य स्थिति को प्राप्त नहीं करते हैं। जैसे इस -q आवेश को अगर हम मूल बिंदु या 2a स्थिति में किसी भी एक तरफ अगर चलाएंगे तो जिस आवेश के ये नजदीक आएगा उसके द्वारा उत्पन्न आकर्षण बल का मान अधिक होने पर ये आवेश उसी की तरफ आकर्षित होता चला जाएगा, अर्थात ये स्थिति पुनः प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसे ही साम्य स्थितियां अस्थायी साम्य स्थितियां कहलाती हैं। और यहाँ हमारा ये जो तीसरा विकल्प है, सभी आवेश अस्थायी संतुलन में है, सही विकल्प हो गया है। एक m द्रव्यमान और q आवेश का स्थिर अवस्था का कण एक समरूप एक समान विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता E है उसमें त्वरित गति करना शुरू करता है। कण द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, जबकि वो विद्युत क्षेत्र में त्वरित होकर y विस्थापन तक चल चुका होगा। इन प्रश्नों में विद्युत क्षेत्र द्वारा आवेश पर किया गया कार्य ही कण की अर्जित गतिज ऊर्जा हो जाती है। तो हम गतिज ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में विभवांतर में q आवेश के त्वरित होने में किए गए कार्य के बराबर कर सकते हैं। यहाँ ΔV विभवांतर एकांक आवेश पर किया गया कार्य होता है। अगर q आवेश ΔV विभवांतर पर त्वरित हो तो q आवेश पर किया गया कुल कार्य q और विभवांतर का गुणनफल कण की अर्जित गतिज ऊर्जा हो जाएगी। समरूप विद्युत क्षेत्र में विभवांतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र के अनुदिश विस्थापन के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और अगर हम ΔV की जगह E और Y का गुणा लिख दें तो किया गया कार्य QEY ही कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यहाँ तीसरा विकल्प सही विकल्प होगा। इन समरूप विद्युत क्षेत्र में गतिमान कणों के लिए कार्य की गणना बल और विस्थापन के गुणनफल से भी ज्ञात की जा सकती थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में q आवेश पर लगने वाला बल QE है और अगर इस बल के कारण वो बल की दिशा में y विस्थापन करता है तो बल और विस्थापन का गुणनफल विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। एक वर्ग जिसके शीर्षों से केंद्र की दूरी x है, इसके 4 शीर्षों पर क्रमशः -Q, -q, +3Q और +2q आवेश रखे हुए हैं। वर्ग के चारों शीर्षों पर रखे हुए ये चारों आवेश अगर वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत विभव 0 बनाएं तो Q आवेश और q आवेश के बीच में आपस में क्या सांख्यिक संबंध है, ये ज्ञात करना है। सममिति की इन स्थितियों में इस प्रश्न में परिणामी विभव अलग अलग
आवेशों के विभव योगदान को जोड़कर ज्ञात करते समय आवेशों को एक साथ जोड़कर ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि सभी आवेश परीक्षण स्थल से समान दूरी पर हैं। तो किसी एक आवेश का विद्युत विभव kq/x दूसरे का भी समान दूरी रखता है, तो सभी आवेशों का परिणामी विभव सभी आवेशों को परस्पर जोड़ने से प्राप्त हो जाएगा। और क्योंकि परिणामी विभव शून्य दिया हुआ है तो इन आवेशों का योग शून्य होगा, और यहाँ +2 स्मॉल q और -q का जोड़ +q हो गया है, और +3 कैपिटल Q और कैपिटल Q का जोड़ +2 कैपिटल Q हो गया है। तो एक स्मॉल q और +2 कैपिटल Q का योग शून्य होगा। यही स्मॉल q और कैपिटल Q में संख्यात्मक संबंध हो जाएगा। पहला विकल्प सही विकल्प है। E वोल्ट पर मीटर तीव्रता का एक समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष के अनुदिश कार्यरत है। अगर एक धनात्मक 0.2 कूलाम का आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 60 डिग्री कोण बनाता हुआ 2 मीटर चलाया जाए तो इस पर अगर 4 जूल कार्य करना पड़े तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या मान है ज्ञात करना है। हमें जानकारी है कि धन आवेश पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, और अगर बल और विस्थापन में कोई कोण है तो बल के साथ विस्थापन करने में किया गया कार्य बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट से निकाला जा सकता है। और दो सदिशों के अदिश गुणनफल में पहले सदिश का मान q आवेश पे E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लगने वाला बल QE, दूसरे सदिश विस्थापन का गुणनफल, और दोनों सदिशों के बीच में ये जो 60 डिग्री कोण है उसका कोसाइन गुणा होता है पहला सदिश दूसरा सदिश और दोनों के बीच के कोण का कोस थीटा। यहाँ थीटा 60 पे कोस थीटा 0.5 हो जाएगा। विस्थापन 2 मीटर है और 0.2 कूलाम पे E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बल 0.2 E हो गया है, और किया गया कार्य अगर 4 जूल हो तो इस समीकरण को अगर हम हल करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 20 न्यूटन पर कूलम या 20 वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर दोनों विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं की प्रचलित इकाइयां हैं MKS में, जहां वोल्ट पर मीटर ज्यादा प्रचलित है। तो हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान चौथा विकल्प 20 वोल्ट पर मीटर प्राप्त हो गया है। दो समान मान और विपरीत ध्रुवता के आवेश जब अल्प दूरी पर एक साथ दृढ़ता से जुड़े हों तो यह संरचना विद्युत द्विध्रुव कहलाती है, और आवेश और दोनों के मध्य दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P एक सदिश राशि दोनों को जोड़ने वाली रेखा पर ऋण आवेश से धन आवेश की दिशा में बन जाती है। ऐसा विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P है उसे अगर एक समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो इस पर लगने वाले बल आघूर्ण का गणितीय संबंध बताना है। यहाँ धन आवेश पे विद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश पे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जो बल लगते हैं वो समान आवेश मान और समान विद्युत क्षेत्र तीव्रता के कारण बराबर मान के हैं और परस्पर विपरीत दिशाओं में है। लेकिन इन दोनों बलों की कार्य रेखा अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के साथ द्विध्रुव आघूर्ण कोई कोण थीटा बनाता है तो एक समान नहीं है। दो अलग अलग कार्य रेखाओं पर कार्यरत बराबर और विपरीत बल एक बल युग्म बनाकर घूर्णन आघूर्ण बना लेते हैं, और घूर्णन आघूर्ण का मान बलों के बीच में जो कार्य रेखा बनती है लंब दूरी और बलों के मान के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ समरूप विद्युत क्षेत्र तीव्रता E में द्विध्रुव आघूर्ण के Q आवेश पे बल QE है, और बलों की कार्य रेखा के बीच में लंब दूरी अगर ये दूरी D है और ये कोण थीटा है तो ये तो D cos थीटा हो गई और लंब दूरी D sin थीटा हो गई है। आवेश और आवेशों के बीच में द्विध्रुव आघूर्ण में दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं, तो ये स्वरूप P sin थीटा लिखा जा सकता है। सदिश निरूपण में दूसरे विकल्प के तौर पे बलाघूर्ण को समझा जा सकता है, और बलाघूर्ण सदिश द्विध्रुव आघूर्ण सदिश और विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश का सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, और दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट पहले सदिश का मान दूसरे सदिश का मान और दोनों सदिशों के बीच के कोण के साइन थीटा के अनुसार होता है। P साइन थीटा को हम P क्रॉस E भी लिख सकते हैं, और ये दूसरा विकल्प सही विकल्प हो गया है। ये बलाघूर्ण चेष्टा करेगा कि द्विध्रुव आघूर्ण इस प्रकार घूर्णन गति करे कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ अनुदिश हो जाए और थीटा का मान 0 हो जाए। यहाँ अगर थीटा 0 हो जाता है तो आघूर्ण का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि उस समय दोनों बल एक ही कार्य रेखा पर आ जाएंगे, और उस स्थिति को हम स्थायी साम्य अवस्था कहते हैं। और कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण जब विद्युत क्षेत्र के साथ किसी भी कोणीय स्थिति में हो उस पर हमेशा एक बल
बलागुण स्थायी साम्यावस्था प्राप्त करने की चेष्टा करता हुआ घूर्णन गतियां उत्पन्न कर देगा। यहीं अगर ये थीटा 180 डिग्री हो जाता तो एक बार फिर बलागुण का मान तो शून्य हो जाता, लेकिन वो स्थिति अस्थायी साम्यावस्था कहलाती, क्योंकि उस थीटा 180 डिग्री पे पी और ई परस्पर विपरीत है, तो द्विध्रुवागुण किसी भी प्रकार की गति नहीं करता। ध्यान रहे, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुवागुण रेखीय गति कभी नहीं करता, और थीटा 180 और थीटा 0 पे वो घूर्णन गति भी नहीं करेगा। और ऐसी स्थितियां जहां वो किसी भी प्रकार की गति नहीं करता साम्यावस्था कहलाती हैं। लेकिन थीटा 180 की स्थिति को हम अस्थायी साम्यावस्था कहेंगे, क्योंकि इसे अगर बदला जाता है तो ये पुनः प्राप्त नहीं होती। वहीं थीटा 0 को अगर बदला जाता है तो वो पुनः प्राप्त करने की चेष्टा भी करती है। इसी स्थिति में अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, विद्युत द्विध्रुवागुण P और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परस्पर लंबवत हो, तो दोनों बलों के बीच में ये जो लंब दूरी है वो अधिकतम d के बराबर हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में विद्युत द्विध्रुवागुण पे घूर्णनशील बलागुण का मान अधिकतम और वो P और E के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो एक द्विध्रुवागुण अधिकतम बलागुण P इंटू E के बराबर अनुभव करेगा। एक समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव का आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की दिशा थीटा 0 के साथ अगर स्थायी साम्यावस्था में रखा हुआ है, तो इस द्विध्रुव आघूर्ण को स्थायी साम्यावस्था से 90 डिग्री कोणीय विस्थापन करने पर अधिकतम बलागुण की स्थिति तक लाने में किया गया कुल कार्य ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है कि अगर कोई द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पे हो तो उस पर लगने वाला बलागुण P sin थीटा होता है, जो थीटा के मान के साथ थीटा 0 पे 0 और थीटा 90 पे अधिकतम साइनोसॉइडल प्रकार से बदलता है। इस परिवर्तनशील बलागुण में अल्प कोणीय विस्थापन करने पर किया गया अल्प कार्य बलागुण और विस्थापन का गुणनफल हो जाएगा, और कुल कार्य गणना करने के लिए हमें समाकलन कर लेना चाहिए। यहाँ P और E का गुणनफल नियतांक है और साइन थीटा का थीटा के साथ समाकलन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर हम स्थायी साम्यावस्था P और E के बीच में 0 डिग्री कोण से अधिकतम बलागुण 90 डिग्री की कोणीय स्थिति के बीच में कुल कार्य की गणना करते हैं, तो ये लिमिट जब पीछे जाएगी तो थीटा एक बार 90 डिग्री के साथ ये माइनस कोस 90 हो जाएगा, और फिर चिन्ह बदलकर ये प्लस कोस 0 हो जाएगा। कोस 90 0 है, कोस 0 1 होता है, तो यह किया गया कार्य दूसरा विकल्प P के बराबर हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में हमें स्थायी साम्यावस्था से किसी कोणीय स्थिति थीटा के लिए किया गया कार्य ज्ञात करना होता, तो ये लिमिट थीटा और 0 हो जाती, कोस थीटा माइनस के रूप में आ जाता और कोस 0 प्लस 1 हो जाता, और किया गया कार्य P गुणा 1 माइनस कोस थीटा हमें स्थायी साम्यावस्था से थीटा कोणीय विस्थापन करने पर करना होता। और अगर हम स्थायी साम्यावस्था थीटा 0 से अस्थायी साम्यावस्था थीटा 180 के बीच में कार्य की गणना करें, तो थीटा की जगह अगर 180 लिखा जाए तो कोस 180 माइनस 1 होता है, माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 हो जाता, और किया गया कार्य है उस स्थिति में 2P के बराबर हो जाता। एक पतली चालक वलय की त्रिज्या कैपिटल R है और इस पे कुल धनावेश कैपिटल Q एक समान रेखीय आवेश घनत्व के साथ वितरित है। अगर इसके चतुर्थांश A के B अंश द्वारा केंद्र बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैपिटल E तीर की दिशा में हो, तो शेष ACDB भाग द्वारा इसी केंद्र बिंदु O पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। 1/4 भाग का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैपिटल E है, तो 3/4 अंश का विद्युत क्षेत्र तीव्रता यहाँ बिंदु O पर ज्ञात करनी है। हमें जानकारी है कि एक समान रेखीय आवेश घनत्व वाली वलय एक सममित आवेश संरचना है, जिसमें व्यास में अभिमुख दो अल्प लंबाइयों के बिंदु स्वरूप आवेश परस्पर बराबर और विपरीत विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं बनाकर एक दूसरे के असर को निरस्त कर देंगे, और सभी वलय भाग का व्यास में एक सममित अभिमुख भाग है, तो सभी के विद्युत क्षेत्र तीव्रता योगदान केंद्र बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र गणना करते समय निरस्त हो जाएंगे, और एक वलय परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता केंद्र बिंदु O पर 0 बनाती है। अगर वलय का 1/4 अंश विद्युत क्षेत्र तीव्रता E लाल तीर की दिशा में धनावेश है बाहर की तरफ बनाएगा, तो शेष 3/4 अंश परिणामी विद्युत क्षेत्र 0 बनाने के लिए इसके ठीक बराबर और विपरीत विद्युत क्षेत्र तीव्रता बनाएगा। तो इस ACDB 3/4 अंश का विद्युत क्षेत्र नीले तीर की दिशा में E मान का O से K की दिशा में यहाँ दूसरा विकल्प सही विकल्प हो जाएगा। ABC एक सम द्विबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा BC और AC एक समान विमा 2A की दी हुई है। अगर इसके तीनों शीर्षों पर एक समान प्लस Q आवेश रखे हों, तो एक कैपिटल Q आवेश को D बिंदु से E बिंदु तक इन तीनों आवेशों के विद्युत क्षेत्र में चलाने में कितना कार्य करना होगा,
ये ज्ञात करना है। प्रश्न वस्तुतः जटिल लगता है, लेकिन आवेश वितरण और परीक्षण स्थलों की सम्मिति के कारण कार्य गणना करना आसान हो जाएगा। हम यहाँ D और E बिंदु के विभव ज्ञात करके विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं और विभवांतर में कैपिटल Q आवेश को चलाने में किया गया कार्य भी गणना की जा सकती है। D बिंदु पर B स्थिति के Q आवेश का A दूरी के साथ विद्युत विभव योगदान, C बिंदु के Q आवेश का A दूरी के साथ विद्युत विभव योगदान ज्ञात किया जा सकता है और तीसरा A स्थिति का आवेश AD दूरी के साथ ये विद्युत विभव बनाएगा। तो तीनों आवेशों का कुल विद्युत विभव योगदान ज्ञात हो गया। इसी तरह से अगर हम E बिंदु पर तीनों आवेशों का विद्युत विभव निकालें तो C से ये दूरी A स्थिति से भी ये दूरी A, पहले 2 अंश के बराबर विभव योगदान हो गया है और सम्मिति से B और E के बीच की दूरी A और D के बीच की दूरी के बराबर है। तो AD दूरी और B दूरी बराबर है, तो ये B आवेश भी यहाँ E बिंदु पर जब अपना विभव योगदान जोड़ेगा तो तीनों आवेशों का विभव योगदान E बिंदु पर D बिंदु के विभव के बराबर हो जाएगा। तो D और B के बीच में अगर विभवांतर शून्य है तो किसी भी मान के आवेश को D से E के बीच में चलाने में कुल कार्य शून्य होगा, जैसे कि ये हमारा चौथा विकल्प। एक अर्धवृत्तीय चाप की त्रिज्या A है, इसे एक समान रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा के साथ आवेशित किया गया है। इस चाप के केंद्र बिंदु पर अर्धवृत्त आवेश के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर ये एक संपूर्ण वृत्त होता तो सममिति के कारण व्यास में अभिमुख विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं परस्पर बराबर और विपरीत निरस्त हो जाती और परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य आता, लेकिन इस अर्धवृत्त अंश का परिणामी विद्युत क्षेत्र गैर शून्य प्राप्त होगा। यहाँ अर्धवृत्त पे अल्प लंबाई dl में रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा के साथ अल्प मात्रा का आवेश लैम्ब्डा dl मान लेंगे और ये आवेश a दूरी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलॉम के नियमानुसार बनाएगा वो त्रिज्या बाहर की तरफ ज्ञात हो जाएगी और कुल विद्युत क्षेत्र तीव्रताएं हम समाकलन से जब ज्ञात करेंगे तो इस अर्धवृत्त आवेश वितरण में भी सममिति का उपयोग करेंगे और इस विभाजक अक्ष से समान स्थिति पर A के विमुख एक B स्थिति पर उसी भांति एक अल्प लंबाई का विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी ज्ञात कर लेंगे और ये दोनों विद्युत क्षेत्र तीव्रताओं के इस विभाजक अक्ष के अनुदिश घटक एक ही दिशा में आने पे जुड़ जाएंगे और जो A स्थिति के विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अक्ष के अभिलंब घटक आया है और B स्थिति के विद्युत क्षेत्र तीव्रता का अक्ष के अभिलंब जो विद्युत क्षेत्र घटक आया है वो बराबर मान और विपरीत दिशा के परस्पर निरस्त हो जाएंगे। तो संपूर्ण अर्धवृत्त में ऐसे अंश जब निरस्त हो जाएंगे तो हमें केवल अक्ष के अनुदिश आए हुए घटकों को जोड़ लेना है। अगर ये कोण थीटा है, ये भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और इस विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो K लैम्ब्डा dl ओवर a स्क्वायर है उसका ये घटक cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा और इन सब d साइन थीटा को जोड़कर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ dl दूरी और त्रिज्या a, चाप और त्रिज्या के अनुपात को अल्प कोण d थीटा जो ये चाप बनाता है वो स्वरूप लिखा जा सकता है। और अब समाकलन करते समय k रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा और अर्धवृत्त चाप की त्रिज्या a सभी स्थितियों के लिए नियतांक हैं, बाहर आ जाएंगे। साइन थीटा का समाकलन का सूत्र माइनस कॉस थीटा होगा और ये थीटा की लिमिट्स 0 से 180 डिग्री या 0 से पाई के बीच में हो जाएगी और लिमिट का इस्तेमाल करने पर ये माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, कॉस पाई -1 होता है तो माइनस ऑफ -1 प्लस 1 हो गया और ये 1 और 1 2 हो जाएगा और ये रिजल्ट 2k लैम्ब्डा ओवर a हो जाएगा। अगर हम k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखें और हल करें तो ये पहला विकल्प लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन a हमें प्राप्त हो गया है। इसे याद करना सहज है। इस तरह के अर्धवृत्त चाप की केंद्र बिंदु O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता और एक अनंत लंबाई के सीधे रेखीय आवेश जिस पे रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा है उससे लंबवत a दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान एक समान रूप रखता है। तो जो एक अनंत सीधे रेखीय आवेश का a दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान है लैम्ब्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन a, वही अर्धवृत्तीय चाप का केंद्र बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता मान हो जाएगा। आज के इस आखिरी प्रश्न में गॉस के नियम से आवेश से फ्लक्स की गणनाओं जैसे प्रश्न प्रारूप को समझते हैं। यहाँ a भुजा के किसी घन के एक कोने पर प्लस q
क्यू आवेश रखा है। ये आवेश ना घन के अंदर है ना बाहर है, बल्कि एक कोने पे रखा हुआ है। तो इस पूरे घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स ज्ञात करना है। हमें मालूम है गॉस का नियम बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है, और अगर आवेश अंदर है पृष्ठ के तो वो फ्लक्स योगदान करता है, और अगर बाहर है तो वो योगदान नहीं करता है। यहाँ एक विचित्र सी स्थिति हो गई है, आवेश ना अंदर है ना बाहर है, लेकिन हम सममिति का उपयोग करके गॉस के नियम का यहाँ उपयोग करेंगे और इस घन भाग से निकलने वाले फ्लक्स की गणना कर लेंगे। अगर घन के कोने पर क्यू आवेश रखा है और मैंने 3 और घन, एक ऊपर और 2 साथ में दिखाए, तो ये आवेश अभी भी इस चारों घनों के बंद पृष्ठ के अंदर नहीं आया है, लेकिन अब वो इस बड़े घन की एक सतह पर आ गया है। अगर मैं इसी स्थिति में चारों घन इनके सामने रख दूं, तो इस प्रकार जो 8 घन आए हैं उनसे बने हुए इस विशाल घनाभ के ये आवेश ठीक बीच में आ गया है, और ये क्यू आवेश इस बड़े दुगनी विमा वाले घनाभ से Q अपॉन एप्सिलॉन फ्लक्स बनाएगा। और यहाँ ये जो आवेश की स्थिति के साथ 8 छोटे घन है वो सम्मित स्थितियां रखते हैं। तो अगर 8 घन से कुल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन है, तो किसी एक घन से निकलने वाला फ्लक्स, जबकि Q आवेश उसके किनारे पर रखा हुआ है, Q अपॉन 8 एप्सिलॉन हो जाएगा। यहाँ एक बात और समझी जा सकती है कि ये जो 3 आच्छादित सतह हैं उनकी सतह क्षेत्रफल और इस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र परस्पर लंबवत है, तो इन तीनों सतहों से कोई भी फ्लक्स निकास नहीं होगा। लेकिन जो 3 और सतह है क्यूब की, ये आधार सतह, ये एक किनारे की सतह और ये सामने की सतह, ये तीनों सतह इस क्यू आवेश के सापेक्ष सम्मित स्थितियां रखती हैं। तो कुल अगर फ्लक्स पूरे इस घन से इस स्थिति के साथ Q अपॉन 8 है, तो किसी एक सतह से फ्लक्स 1/3 Q अपॉन 24 एप्सिलॉन हो जाएगा। आज की वीडियो से आपने 10 विविध प्रकार के परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न प्रारूपों को समझा है। इसी तरह के प्रश्न प्रारूप आपकी परीक्षाओं में अगर आएंगे तो उन्हें आप आसानी से हल करके परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हमारी इसी प्लेलिस्ट की और दूसरी प्लेलिस्ट की लर्निंग वीडियोस की मदद से आपकी विषय समझ सुधारने और परीक्षाओं में अच्छे अंक पाने की चाहत पूरी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं। हमारी सभी लर्निंग वीडियो देखने और सराहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।